हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग नीट सैम्पल पेपर 4 के क्वेश्चन नंबर 11 से 20 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या कहता है क्वेश्चन? ए 5.5 मीटर लॉन्ग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हैज ए मास 0.035 kg. If the tension in the string is 77 Newton, the speed of the wave on the string is how much? So ये है हमारा string, इसमें है टेंशन का वैल्यू दिया हुआ है 77 न्यूटन और इसका मास भी दिया हुआ है। तो पूछा क्या है? स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव इस स्ट्रिंग में कितना होता है? स्क्वायर रूट ओवर टी बाई म्यू। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर वैल्यू सबका दिया हुआ है 77 न्यूटन इसका टेंशन है। मास पर यूनिट लेंथ ये है 5.5 मीटर लंबा और उसका मास है 0.035 kg। तो 1 मीटर का कितना वजन होगा? 0.035 kg। ये तो पूरे 5.5 मीटर का है, तो 1 यूनिट का निकालने के लिए इसका लेंथ से डिवाइड कर देंगे और फिर ये आ गया 77 बाय 0.035 टाइम्स 5.5। ये चला गया। इसके बदले में ऊपर में 2 जीरो आएगा। 7 11 77 और 7 5 35, 5 11 ये 11 और 10 110 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका वेलोसिटी। तो ये तो काफ़ी आसान था, जस्ट फॉर्मूला में बैठाना है। ये पता रखना होगा कि यदि स्ट्रिंग जो है उसमें साउंड का वेलोसिटी या वेव का जो वेलोसिटी है वो कितना होता है? वो होता है स्क्वायर रूट ओवर टी बाई म्यू। म्यू जो है मास पर यूनिट लेंथ। 1 यूनिट लेंथ जो स्ट्रिंग है उसका मास कितना है? यहाँ 5.5 मीटर लंबा है, उसका 0.035 kg है। तो 1 मीटर का हो जाएगा इतना वजन, वही मैंने यहाँ लिख दिया, इतना उसका मास है। फिर इसको सिंप्लीफाई करने पर 110 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस with linear charge density plus lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2r in free space. What is the electric field midway between the two line charges? तो लाइन चार्जेस हैं, एक लाइन में चार्जेस हैं और इनफाइनाइट पैरेलल भी है और इनफाइनाइट भी है। दूसरा माइनस में है, ये माइनस में है। और इसके बीच में, एग्जैक्टली बीच में, यहाँ पे ये पॉइंट भी है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये पूछा जा रहा है। इसकी वजह से इसको 1 इसको 2 कहते हैं। इसके वजह से जो फील्ड होगा वो एग्जैक्टली अवे होगा इस डायरेक्शन में। ये इन्फिनिटी है इधर, ये भी इन्फिनिटी है। और इसकी वजह से जो एट्रैक्टिव होगा वो भी उतना ही होगा। मैग्नीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस दोनों का R और R है, 2R है, मिड वे में है, तो डिस्टेंस सेम है। और केवल डिफरेंस, दोनों ही लाइन चार्जेस हैं, दोनों का जो डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो लैम्डा है। एक का प्लस एक का माइनस, तो ये वैल्यू तो सेम होना है, एक प्लस में एक माइनस में। एक का फील्ड इस डायरेक्शन में है और दूसरा का भी इधर ही है। यदि ये भी प्लस होता तो 0 हो जाता, ये भी यदि प्लस रहता तो दूसरा इस डायरेक्शन में देता और वो 0 हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब है यदि हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमें E1 प्लस E2 निकालना होगा और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 2E1 कहते सकते हैं। तो E1 निकालना चाहिए। E1 कितना होता है? ये जो लाइन चार्जेस हैं जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है, उसके वजह से एक डिस्टेंस d पर ये कितना होता है? ये होता है चार्ज डेंसिटी बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये डिस्टेंस है, ये होता है। कैसे आता है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि
ये लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से जो चार्ज यहाँ पर आते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, वो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। इसका डायमेंशन देख लीजिए, सही है या नहीं। ये क्या है, ये है कूलम पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेंथ, चार्ज बाय लेंथ, तो एक लेंथ इधर और एक लेंथ इससे आया, तो हो गया आर स्क्वायर, और चार्ज है कूलम, और एप्सिलॉन नॉट अब तो कुछ है ही। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है 1/4 पाई, 4 पाई तो डायमेंशन है उसका है नहीं, वो भूल जाइए। एप्सिलॉन नॉट नीचे, ऊपर में चार्ज, नीचे में आर स्क्वायर, उसका डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, तो दोनों की वजह से कितना हो गया, दोनों की वजह से डबल हो गया, 2 लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 चला गया, लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आपका आंसर हो गया। डायरेक्शन के बारे में तो पूछना नहीं, डायरेक्शन है तो इधर होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, लीनियर चार्ज। तो कौन है, लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब मैंने बताया था कि ये कैसे आता है, मैं आपको बताऊंगा। ये आता है, डेरिवेशन आपको एग्जाम में डिराइव नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर हम बता देते हैं कैसे आता है। ये जो है सो लीनियर चार्ज है, यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं एक सिलेंडर, सिमेट्रिक सिलेंडर। इसकी वजह से चार्ज यहाँ पर किधर है, इधर है, इधर, इसमें इधर है, यहाँ पर हमेशा हर जगह जो परपेंडिकुलर है, ये जो सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर है। अब यदि हम यहाँ पर गॉस लॉ लगाएं तो क्या लगाना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फ्लक्स है इसको फ्लक्स कहते हैं, ये होता है चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये ड्यू टू सिमेट्री, यहाँ से इस सबका डिस्टेंस सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ds का डायरेक्शन वो एक ही डायरेक्शन में है। ds जो है इस पर परपेंडिकुलर है इधर, और e भी उधर ही है, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है 0 डिग्री हो गया। तो इसको सिंपली लिख सकते हैं ds cos 0 डिग्री। ये सेम है हर जगह, तो ये को बाहर कर लेते हैं। और q इनसाइड में कितना है, ये यदि लेंथ l है तो चार्ज कितना है इसमें, l टाइम्स लैम्डा बाय एप्सिलॉन। ई cos 0 डिग्री 1 हो गया, और ds एरिया बताना है। ये जो एरिया है, कर्व्ड एरिया, वो कितना होता है, 2 पाई r l। यहाँ पर मैंने केवल कर्व्ड सरफेस ही लिया, क्योंकि ये जो सरफेस है, प्लेन जो सरफेस है, उसका डायरेक्शन है अप, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री बना। 90 डिग्री एंगल होने की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसलिए हम इसको और इसको भूल गए। और तब यहाँ से अब आप देख सकते हो ये कितना आया, ये l और l चला गया, ये आ गया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, वही हमने यूज किया। तो ये क्वेश्चन था लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज से जो फील्ड बनेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैरेलल प्लेट का कंडेंसर मतलब कि कैपेसिटर हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये रहा पैरेलल प्लेट, इस पर चार्ज जो है सो प्लस है, इस पर माइनस है, और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस से माइनस की ओर, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म होता ही है, ये कितना होता है, ये v बाई डी होता है, यदि d इसका डिस्टेंस है और v जो है वोल्टेज है प्लस और माइनस, तो v को हम बोल रहे हैं v प्लस माइनस v माइनस, तो वो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d, वही बोला, एरिया जो है सो a है, ये जो प्लेट है ये लाइन नहीं है, ये प्लेट है कुछ इस तरह से, तो ये जो प्लेट है उसका एरिया ये है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडेंसर कितना है, इसमें कितना एनर्जी स्टोर किया हुआ है, कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है यदि v चार्ज उसका पोटेंशियल डिफरेंस v हो, तो वो हम बताएंगे बाद में। लेकिन अभी हम जैसे बताते हैं कि कहीं भी यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पर भी यदि फील्ड है ये,
तो इसमें जो चार्ज डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी यू से डिनोट करते हैं, वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और यदि डायरेक्ट मीडिया है तो यहाँ पर के मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, वो भी नहीं है तो हम उसको नहीं लिखते। यहाँ पर बोला है कि स्पेस में या एयर में, स्पेस में नहीं बोला है, वो कुछ नहीं दिया है, मतलब कि एयर में है या स्पेस में, और दोनों का डायरेक्ट कांस्टेंट 1 है। ठीक है, तो ये डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इस कंडेंसर का जो है सो अंदर में कितना वॉल्यूम है, ये एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है प्लेट का एरिया टाइम्स डी, यही वॉल्यूम है इसके अंदर का। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी को यू से दिखाते हैं, यू स्मॉल यू टाइम्स वॉल्यूम, ये वॉल्यूम लिखना पड़ेगा क्योंकि भी से कंफ्यूजन हो जाएगा। ये है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, अब वॉल्यूम है ए टाइम्स डी, ये एरिया टाइम्स डिस्टेंस, और यही हो गया आपका आंसर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर टाइम्स ए डी। देखिए आपको ये बस इतना ही याद रखना है कि यदि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी है और वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आप यदि डायमेंशन रखोगे तो इसको ये नजर आएगा कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। सिमिलरली यदि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यदि मैग्नेटिक फील्ड भी है तो वहां पर भी वो जो एनर्जी डेंसिटी है यू भी बोले, वो होता है हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। यहाँ पर बाय म्यू नॉट है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट ऊपर में है, ये म्यू नॉट है, और वहां पर भी आप इसे बता सकते हो। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलेनॉइड में रहेगा, सोलेनॉइड जो है उसके अंदर में रहेगा, टोराइड में रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर में रहता है। तो यहाँ पर उसने एनर्जी पूछा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर है वो पूछा, ये इससे आप निकाल सकते हो। देख लीजिए यहाँ पर निकाल कर दिखा देता है आपके लिए। एनर्जी डेंसिटी कितना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई को हम लिख सकते हैं बीसी, ई जो है सो बीसी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिख सकते हैं। तो उसका स्क्वायर हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है। सी स्क्वायर का वैल्यू आपने पढ़ा ही होगा कि ये जो है सो 1 बाय इतना होता है, सी इज टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो सी स्क्वायर यहाँ स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, हम उसको लिखने जा रहे हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, ये हो गया 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट खत्म हो गया, देखिए बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम फार्मूला यहाँ पर है। तो ऐसे में इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यदि कंडेंसर में सोलेनॉइड में पूछे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कितना है तो आप इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। ओके, यदि आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो भी आप इसे बना सकते हैं। कैसे, ये रहा हमारा कैपेसिटर और इसमें जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड है V बाई डी, राइट। सो V क्या है, वोल्टेज है, ये V प्लस V माइनस और V मतलब V प्लस माइनस V माइनस ऐसे, या V जीरो लिख सकते हैं, कुछ भी। एनीवे कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी होता है वो कितना होता है, डेंसिटी नहीं, एनर्जी जो स्टोर्ड होता है वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर, राइट। हाफ सी कितना है, कैपेसिटर का सी जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन 0 ए बाई टी। यदि डायरेक्टिव मीडिया है तो के से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और भी स्क्वायर, भी जो है सो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ई के साथ ऐसे रिलेटेड है, ई टाइम्स डी स्क्वायर। अभी देख लीजिए क्या आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एक डी यहां से चला गया और ए डी एग्जैक्टली से। तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, 2 metal wires of identical dimension are connected in series। एक मेटल वायर ए है और दूसरा ये है, सीरीज में कनेक्ट कर दिए। आप मान लीजिए दोनों आइडेंटिकल है, अभी तो दिखता नहीं है।
उसका डायमेंशन आइडेंटिकल है, ज्योमेट्रिकली वो आइडेंटिकल है, लेकिन मटेरियल अलग अलग है। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द कंडक्टिविटीज। इसका कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, इसका सिग्मा 2 है। द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, इसका इफेक्टिव कंडक्टिविटी पूछ रहा है। हम क्या करते हैं, सेम डायमेंशन का एक रॉड ले लेते हैं, एक वायर ले लेते हैं सेम डायमेंशन का। यदि इसका लेंथ L1 है, इसका L2 है, तो हम जो लेंगे वो होगा L1 प्लस L2। ये एरिया A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ये लेते हैं। इसका जो है कंडक्टिविटी सिग्मा है, और वही सिग्मा निकालने के लिए बोल रहा है। इफेक्टिव कंडक्टिविटी हो गया। ये जो दोनों वायर्स हैं उसको हटाकर हम एक दूसरा वायर लगाते हैं जिसका डायमेंशन एक्जैक्टली सेम है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन को के बदले में हम उसको रख सकते हैं उतना ही लंबा जितना ही दोनों है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वही होगा। और इसमें सिग्मा 1 इसका कंडक्टिविटी है, इसका कंडक्टिविटी सिग्मा 2 है। यहाँ पर क्या कंडक्टिविटी होगा उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कंडक्टिविटी, वो मुझे निकल बताना है। तो देखिए ये जो है दो वायर जो है वो किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है, जो रेजिस्टेंस आता है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कहने का मतलब यह है कि उसको हटाकर हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, दो के बदले एक लगाएंगे, जो यहाँ पर किया हुआ है। ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। ये दोनों सीरीज में है, उसका इतना आता है, ये दोनों को हटा के हम इतना वाला लगा देंगे, सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो R इक्विवेलेंट को कैसे लिखेंगे, R क्या होता है, यदि R होता है रो L बाय A। रो है रेसिस्टिविटी, L है लेंथ, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसको यदि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय सिग्मा L बाय A। सिग्मा जो है सो कंडक्टिविटी है, यह है रेसिस्टिविटी, रेसिस्ट करता है। और इसका उल्टा होता है रेसिप्रोकल, कंडक्ट करना, यह है कंडक्टिविटी। इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो लेंथ कितना है 1 बाय सिग्मा, इसका सिग्मा सिग्मा है, लेंथ L1 प्लस L2 है, बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया वो तो सेम है दोनों में। और यहाँ R1 कितना है 1 बाय सिग्मा L1 बाय A, 1 बाय सिग्मा, और सिग्मा नहीं 1 है, सिग्मा 2 L2 बाय A। यहाँ एक और बात है कि ये L1 और L2 दोनों सेम है ना, क्योंकि ये दोनों डायमेंशनली सेम है। तो L1 इक्वल टू L2 है। तो ये कितना हो गया 2L, ये हो गया सिग्मा A, ये हो गया L बाय सिग्मा 1A, L बाय सिग्मा 2A। आप इसको निकाल लीजिए, L बाय ये चला गया, और यहाँ से आप निकालो इसे 2 बाय सिग्मा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 2। तो सिग्मा कितना आ गया 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये है आपका आंसर, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर इस तरह से हम इफेक्टिव कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है सो मूव कर रहा है विद स्पीड v। इसका स्पीड है टेंजेंशियल है v। इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड b एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। हाँ तो करता है। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो रेडियस है इस सर्किल का वो किसके प्रोपोर्शनल है, v में किस तरह से प्रोपोर्शनल है बताना है, मैंने हमें इसका रेडियस निकालना है। देखिए ये जो है चारों तरफ घूम रहा है, तो एक करंट है। ये इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है, चार्ज पार्टिकल जो मूव करता है उसी को करंट कहते हैं। तो इसमें जो करंट है, एक तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि एक हमारे पास वायर है और उसमें एक करंट है। एक करंट कितना है, करंट होता है चार्ज जो घूम रहा है पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना चार्ज किसी पर्टिकुलर जगह से यहां से निकल रहा है, एक सेकेंड में कितना चार्ज निकल रहा है। तो एक सेकेंड में चार्ज निकल रहा है यहां से, एक बार यदि निकलता है तो E, और कितना बार निकल रहा है, एक सेकंड में कितना बार निकल रहा है। टी टाइम में जो है 30 का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है,
उसमें एक बार निकलता है, तो 1 सेकंड में 1/t निकलता है। इसको ई बोलते हैं। जो टी टाइम है उसमें चार्ज निकलता है एप्सिलॉन, निगेटिव है लेकिन निकलता है एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। तो 1 सेकंड में कितना निकलता है, E/t। यही है करंट। करंट मतलब 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 सेकंड में चार्ज इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, E/t। और t कितना है, इसका स्पीड दिया है ना v। एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, पूरा डिस्टेंस कितना है 2πr, और स्पीड कितना है v, यही टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में। सजा के लिख लेते हैं, ये EV/2πr हुआ, ये है करंट। और ये करंट जो वायर में घूम रहा है, तो वायर समझ लें वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक करंट है इतना जिसमें इसके चारों तरफ है, तो उसके वजह से जो फील्ड आता है मैग्नेटिक फील्ड, एक ये जो चार इसमें करंट आई है, यहाँ पर जो फील्ड आता है वो होता है μ0I/2r। 2r आ है इसका रेडियस, तो यहाँ पर लिखते हैं μ0I/2r। और μ0/2r आई के वैल्यू रख देते हैं EV/2πr। और तब यहां से मुझे क्या निकालना था, रेडियस निकालना है। तो रेडियस यहां से निकाल लेते हैं, रेडियस 2 हो गया, तो μ0 EV/4 पाई और b नीचे आ गया इतना स्क्वायर रूट, क्योंकि r स्क्वायर है। तो देखिए r किसके प्रोपोर्शनल हुआ, r जो है सो प्रोपोर्शनल है, ये तो कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, 4π भी कांस्टेंट है, ये v/b के प्रोपोर्शनल है। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कांस्टेंट है, 4π भी कांस्टेंट है, तो v/b ऑप्शन नंबर 3 ये हो गया आपका आंसर। तो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसका मतलब वहां पर एक करंट है। कितना करंट है, करंट कहते किसको है, 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है उसको कहते हैं करंट। तो 1 सेकंड में कितना बार ये जो इलेक्ट्रॉन है कितना बार यहाँ से चक्कर लगा रहा है 1 सेकंड में, उसकी 1 सेकंड में 1/t बार चक्कर लगा रहा है। t सेकंड में, t इसका टाइम पीरियड है, एक बार चक्कर लगाया मतलब e चार्ज फ्लो किया, तो 1 सेकंड में E/t फ्लो करेगा, यही इसका करंट है। और ये t जो है सो टाइम पीरियड, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाएगा, उसका स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 2πr और टाइम है स्पीड है v। तो इस तरह से हमें करंट पता चल गया। और एक बार करंट पता चल गया तो हमें पता है कि यदि कोई सर्कुलर वायर में कोई करंट I फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0I/2r, r रेडियस है, वही लिखे। और I का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो B का वैल्यू इतना आ गया। यहाँ से हम R निकाल लिए और देखें कि R जो है तो प्रोपोर्शनल है V/B के, क्योंकि बाकी सारे क्वांटिटी जो है कॉन्स्टेंट है, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कॉन्स्टेंट है, 4π कॉन्स्टेंट है। ओके, सो ये था क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। In a diamagnetic substance, if a diamagnetic substance is brought near the north or the south pole of a bar magnet, it is क्या होता है, रिपेल्ड होता है, अट्रैक्टेड होता है, क्या होता है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, कोई एक पोल चलेगा, जिधर भी लाना है। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है या साउथ पोल, कोई भी लाना हो पोल, वहां पर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को लाया जाता है, तो क्या करेगा, रिपेल होगा, अट्रैक्ट होगा। देखिए ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है इसमें एक जरा भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, और यदि मैग्नेटिक मोमेंट जिसमें नहीं है तो वहाँ अलाइनमेंट का कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब वो मैग्नेट बनेगा नहीं कभी। और ये मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, कोई भी मटेरियल हो उसको मैग्नेटाइज करता है थोड़ा सा। लेकिन लेंस लॉ है, जिस मैग्नेटिक फील्ड ने उसको क्रिएट किया वो उसी को अपोज करेगा, मतलब डायरेक्शन उसका उल्टा है। और डायरेक्शन उल्टा है
इसका मतलब है कि ये उसके अलाइनमेंट में नहीं, इसके जस्ट ऑपोजिट होगा, मतलब कि ये रिपेल करेगा। जो मैग्नेटाइजेशन इस डायमैग्नेटिक मटेरियल में प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ द इंडक्शन, वो लेंज लॉ के मुताबिक इसको अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब इसके साथ अलाइनमेंट नहीं होगा। मान लीजिए सारे जो स्पिन्स हैं इस तरह से हैं, तो उसका स्पिन ऐसा आएगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब ये रिपेल करेगा, तो ये रिपेल करेगा। होता यही है कि डायमैग्नेटिक जो मटेरियल है वो माइल्डली वीकली रिपेल करता है। यदि पैरामैग्नेटिक मटेरियल रहे तो वो भी वीकली वो अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट क्यों करता है? क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट अपना होता है, और ये मैग्नेटिक जो फील्ड है इस चुंबक की वजह से, इस मैग्नेट की वजह से वो उसको अलाइन कर देता है, और अलाइन कर देता है तो ये दोनों में अट्रैक्शन होता है। और वही यदि फेरोमैग्नेटिक है मटेरियल तो उसमें तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, तो खूब स्ट्रांगली जो है इसको अट्रैक्ट होंगे। तो ये है कंसेप्ट, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, इस वजह से अलाइनमेंट का सवाल नहीं उठता है। इसमें है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा, जिधर इसका स्पिन है उधर ही उसका स्पिन होगा, तो ये अट्रैक्ट होगा। यहाँ पर जो है फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज़्यादा है मैग्नेटिक मोमेंट, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। लेकिन डायमैग्नेटिक में कोई मैग्नेटिक मोमेंट अपना है नहीं, तो क्या होता है उसको फिर भी इंड्यूस्ड करता है उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है। लेकिन जब भी इंड्यूस्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वो अपोज करता है, अपने जन्म देने वाले को ही अपोज करता है, वो अपने क्रिएटर को ही अपोज करता है। तो अपोज करने का मतलब है वो उससे रिपेल करेगा। वो चाहेगा कि तुम मुझे क्रिएट मत करो, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो उल्टा डायरेक्शन में वो इस फील्ड की वजह से उसका ओरिजिन है ना, जन्म हुआ है इस फील्ड की वजह से, तो उस फील्ड को कम करना चाहता है, और फील्ड कम तब होगा जब अपोजिट डायरेक्शन में वो फील्ड लगा है, इसलिए रिपेल हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि ये रिपेल्ड बाय बोथ नॉर्थ पोल एंड द रिपेल्ड बाय बोथ द पोल्स, ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। A conductor of length 0.4 meter is moving with a speed of 7 meter per second perpendicular to the magnetic field of intensity 0.9 Weber per meter square. The induced electromotive force across the conductor is, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो क्रॉस में दिखा रहे हैं इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन ऑफ माय स्क्रीन यहाँ पर। और इसमें एक ये रॉड है, कुछ कंडक्टर है, इसका लेंथ दिया हुआ है 0.4 मीटर। ये मूव कर रहा है विद स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर उसका इंटेंसिटी है 0.9 टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला है। तो आप याद कीजिए मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कोई कंडक्टर जो है उसके मोशन की वजह से वो एक बैटरी बन जाता है, या एक बैटरी बन जाता है। इस बैटरी का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो कितना होता है? वो होता है BVL। ये भी जो है सो परपेंडिकुलर होना चाहिए L, और ये दोनों ही परपेंडिकुलर होना चाहिए B के। भी जो है सो परपेंडिकुलर होना चाहिए L के, और भी परपेंडिकुलर और ये L, ये दोनों ही परपेंडिकुलर होना चाहिए B के। ये कंडीशन है, यहाँ पर वही सिचुएशन है। तो कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होगा पहले बना लेते हैं। B 0.9 टेस्ला, V 7 मीटर पर सेकेंड एंड L 0.4। निकालिए कितना हुआ, 0.9 टाइम्स 2.8 9 7 25 2.52 वोल्ट, 2.52 वोल्ट। ये ऑप्शन नंबर 2। इसका जो एग्जैक्ट जो फॉर्मूला होता है
हाँ, यहाँ पर जो मैंने दिखाया बैटरी, इसका डायरेक्शन प्लस इधर है, माइनस इधर है, हायर पोटेंशियल इधर है। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए लॉरेंज फोर्स Q V क्रॉस B। Q जो है पॉजिटिव चार्ज है, उस पर जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पर वो किधर लगेगा? V क्रॉस B डायरेक्शन में। V की तरफ अपना चारों फिंगर राइट हैंड का रखिए और उसे कर्ल कीजिए B के डायरेक्शन में। जब हम करते हैं तो हमें दिखता है कि मेरा थंब जो है इस डायरेक्शन में है। जिधर थंब है उधर हायर पोटेंशियल हो गया, ज़्यादा जाके पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया इधर, और इधर नेगेटिव चार्ज जमा हो गया। तो ये बैटरी बन गया, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज। तो ये इसका डायरेक्शन है। यदि डायरेक्शन पूछे तो ऐसे डायरेक्शन बता सकते हैं। इन एन AC सर्किट एन अल्टरनेटिंग करंट voltage E is equal to this much, E is connected to a capacitor of capacitance 1 microfarad। ये कैपेसिटर है और ये AC वोल्टेज है। कितना है? 200 स्क्वायर रूट 2 साइन 100, और इसका कितना है? C is equal to 1 माइक्रोफैराड। द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, अब इसका डायरेक्शन दिखाना तो मुश्किल है क्योंकि ये AC करंट है, कभी आगे कभी पीछे होता है, लेकिन जो भी करंट है उसका जो है सो हमें RMS वैल्यू बताना है। IRMS कितना होगा? IRMS कितना होगा? VRMS बाय Z। Z क्या है? इसको इंपीडेंस कहते हैं। ये Z जो है सो होता है R, यदि प्योर रेजिस्टेंस हो तो, ये होता है ओमेगा L, यदि प्योर इंडक्टर हो तो, ये होता है 1 बाय ओमेगा C, यदि प्योर कैपेसिटर हो तो। प्योर का मतलब इसके साथ और कुछ नहीं है। और यदि कॉम्बिनेशन हो तो इधर हम R लेंगे, इधर जो है सो हम ओमेगा L लेंगे, और इधर जो है सो हम 1 बाय ओमेगा C लेंगे। नहीं, उल्टा हो गया, इधर 1 बाय ओमेगा C और इधर ओमेगा L लेंगे, और ये तीनों का जो है सो वेक्टर हम सम करेंगे। ये हमारा Z है, ये एंगल फाई आएगा। Z की इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, तब Z ये है। ठीक है, तो इसी Z से हम डिवाइड करके हमें करंट मिलेगा। तो इस केस में अभी जो केस है वो कौन सा केस है? ये प्योर कैपेसिटर, जस्ट कैपेसिटर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसमें, कोई रेजिस्टर नहीं है। इसका अपना जो है सो इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस है, जिसको हम कहते हैं इसको कहते हैं रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और जेड को जो है सो कॉमन नेम है इंपीडेंस है, रोकने वाला है। तो एनीवे, अब यहाँ पर VRMS कितना है? ये जो है सो पीक है, राइट। VRMS पीक का 1 बाय स्क्वायर रूट 2 होता है। ये पीक है, इसको स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड किए, ये RMS आ गया। और जेड देखना है, जेड कितना है? प्योर कैपेसिटेंस में जेड 1 बाय ओमेगा C है, 1 बाय ओमेगा C। ये तो चला गया, और हम इसको इधर बनाएंगे 200 बाय ओमेगा, ये हो गया ओमेगा C, ऊपर चला गया 200। ओमेगा कितना है यहाँ से देख लीजिए, साइन ओमेगा t है, तो ओमेगा 100 है। और कैपेसिटेंस वो दिया है 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड 10⁻⁶। कितना आया? 2 टाइम्स 2 2 4, 2 चला गया, इतना एम्पियर। मिली एम्पियर में लिखना है तो 10 से डिवाइड करते हैं और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 20, ये वाला मिलकर हो गया 10⁻³ इसका मतलब है 20 मिली एम्पियर।
20 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो कैपेसिटर के जगह पर यदि इंडक्टर होता तो भी आप इसे बना सकते थे। यहाँ पर जो है जेड की जगह ओमेगा एल होता, कॉम्बिनेशन होता तो भी आप बना सकते थे। यहाँ पर ये देखने के लिए जैसे एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं, ये मान लीजिए आर है और ये इंडक्टर है और यहाँ पर कोई भी है, ये भी है कुछ भी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आर है ये एल है। तो पहले इम्पीडेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे? इम्पीडेंस आर इधर है और इधर जो है सो ओमेगा एल है, ये तो है नहीं, कैपेसिटर तो है नहीं, इसका जो है सो एक रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट इतना है, ये 90 डिग्री है तो ये रिजल्टेंट जेड जो है सो आ गया स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल इसका स्क्वायर। अब करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है? V बाय जेड। ये करंट मैंने यहाँ नहीं कुछ बोला, ना पीक बोला ना आरएमएस बोला, ये कोई पर्टिकुलर टाइम में है, पर्टिकुलर टाइम में है। आरएमएस का बात करता तो यहाँ पर हम बोलते भी आरएमएस बाय जेड, जेड हमने निकाल लिया है। पीक का बात बोलते हैं तो यहाँ पर हम पीक का बात करते हैं और इस तरह से निकाल सकते हैं। तो केवल प्योर एलिमेंट की जरूरत नहीं है, इसको एलिमेंट कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट हो तो भी हम इसका करंट निकाल सकते हैं और वो भी वेरियस काइंड ऑफ करंट, पीक करंट, आरएमएस करंट या एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पर करंट। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट है वो आरएमएस करंट है क्योंकि वो एक तरह से एवरेज देता है। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ए मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एंड परमिएबिलिटी म्यू नॉट इज गिवन बाय। ये भी कुछ देर पहले बताए थे कि वेलोसिटी जो है वो होता है जैसे स्पीड ऑफ, ये तो बात कर रहा है स्पेस का ही ना, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इसका टू 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यदि कोई दूसरा मीडिया होता तो वहां पर हम कर सकते थे ऐसे म्यू एप्सिलॉन। तो इस केस में ए है आंसर। ये तो आपको याद रखना होगा। दो चीजें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, एक ये है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है सो रिलेटेड है परमेबिलिटी और परमिटिविटी ऑफ स्पेस से, और दूसरा ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों कपल्ड हैं, वो अलग अलग नहीं है, ना उसका डायरेक्शन अलग है, ना डायरेक्शन जो है 90 डिग्री पर रहता है। ये यदि एक्स में है तो ये वाई में रहता है, 90 डिग्री पर एक दूसरे के पर रहता है, और जेड डायरेक्शन में लाइट चल रहा है जेड डायरेक्शन में। तो बी बाई सी होता है, बी इक्वल टू ई बाई सी होता है। एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये, और ये डायरेक्शन जो है सो ए क्रॉस बी इक्वल टू एस। ये डायरेक्शन दे रहा है लाइट का, जो है प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है। इनफैक्ट डायरेक्शन से ज्यादा कुछ देता है। यदि हम इसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो ये कहता है एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो कहता है, और डायरेक्शन भी है इसका। एनीवे, ये तो क्वेश्चन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन of frequency nu, velocity v and wavelength lambda in air, ये रहा air, and here है glass slab of refracting index mu, इसका है mu, इसका mu जो है सो हम 1 मानते हैं, 1 होता है। The frequency, wavelength and velocity of light in glass slab will be, इधर कितना है? frequency है nu, velocity है v और wavelength है lambda। इधर कितना होगा ये सारी चीजें। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, यह जो है सो प्रॉपर्टी है सोर्स का, ये जहां से जनरेट हुआ है रेडिएशन उस सोर्स का जो प्रॉपर्टी है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 सेकंड में कितना वेव चलेगा, तो कितना वेव चलेगा वो तो सोर्स डिसाइड करेगा ना।
वेवलेंथ जो है उसको कम बेसी हम कर सकते हैं रास्ते में, लेकिन कितना बार आना है, ज़्यादा बार आना है, कम बार आना है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा या कम होगा, वो तो सोर्स डिसाइड करेगा। सोर्स किस तरह से एमिट कर रहा है वेव्स को, तो सोर्स का प्रॉपर्टी है, ग्लास मीडियम कुछ नहीं कर सकती, तो ये अनचेंज्ड रहेगा इसलिए। दूसरा बचा वेलोसिटी। ग्लास में वेलोसिटी लाइट का ज़्यादा होगा या एयर में? एयर और वैक्यूम एक ही जैसा समझ लीजिए, दोनों में लाइट का स्पीड ऑलमोस्ट सेम है। एयर में थोड़ा कम होता है, लेकिन ऑलमोस्ट आप सेम कर सकते हैं कि जो वैक्यूम में है वही एयर में है। ग्लास में तो कम ही होना है, नहीं तो आइंस्टाइन साहब गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि उसके थ्योरी के मुताबिक कोई भी चीज़ लाइट के स्पीड से ज़्यादा चल नहीं सकता, और आप ग्लास में यदि लाइट का स्पीड जो वैक्यूम में है उससे ज़्यादा नहीं चल सकते, तो वैक्यूम से भी ज़्यादा स्पीड यदि लाइट को ग्लास में दे देंगे तब तो उसका थ्योरी फेल हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है, जो स्पीड है लाइट का एयर और वैक्यूम में हम एक जैसा मान रहे हैं, c/μ करेंगे। म्यू ही वो है जो इसको कम करता है। वैसे भी आज यदि आप डेफिनेशन याद करोगे म्यू का, तो वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यहाँ से भी सेम चीज़ आता है। हाँ, डायरेक्टली बोल दिया कि कम होना है, एक फैक्टर से कम होगा और म्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि म्यू जो है वो 1 से ज़्यादा है। अब भी कम हो गया, भी पता चल गया, तो भी को हम क्या लिख सकते हैं? न्यू लैम्डा लिख सकते हैं। और लैम्डा क्या, ग्लास में ना, लैम्डा ग्लास में। यहाँ पे सी को क्या लिख सकते हैं? न्यू लैम्डा। लैम्डा एयर में या वैक्यूम में, जिसको हम लैम्डा से दिखा रहे हैं बाय मी। न्यू चला गया, तो लैम्डा ग्लास में कितना आया? लैम्डा बाय म्यू। इतना नहीं करने की जरूरत है, आप सिंपली देख सकते हो कि v = न्यू लैम्डा होता है। ये न्यू जो है सो कांस्टेंट है, तो v और लैम्डा प्रोपोर्शनल है। जितना टाइम लैम्डा बढ़ेगा v उतना ही टाइम बढ़ेगा, या उल्टा कह सकते हैं वाइस वर्सा। v को डबल करेंगे तो लैम्डा डबल हो जाएगा, v को हाफ करेंगे लैम्डा हाफ हो जाएगा। तो लैम्डा का रिलेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर लैम्डा जो है, यहाँ पर भी म्यू टाइम्स छोटा हो गया, तो लैम्डा भी म्यू टाइम छोटा हो जाएगा। तो ग्लास में ये तीनों जो एक ट्रिपलेट जो है न्यू कैसे होगा? न्यू जी, वेलोसिटी जी और लैम्डा जी, ये तीनों क्या हो जाएगा? न्यू जी चेंज नहीं करेगा, भी जी ये कम हो जाएगा, लैम्डा भी के प्रोपोर्शनल है तो ये भी कम हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। न्यू और सेकंड में लैम्डा था। अच्छा ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3। तो यहां पर आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, क्योंकि वो सोर्स का प्रॉपर्टी है, चेंज नहीं करता। वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगा, तो हम सीधे म्यू से डिवाइड कर दिए। वेलोसिटी और ये वेवलेंथ ये प्रोपोर्शनल है, क्योंकि v = न्यू लैम्डा और न्यू कांस्टेंट है, तो v जितना टाइम कम हुआ है लैम्डा भी उतना ही टाइम कम हो जाएगा। और फाइनली हमारा आंसर ये है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 to 30 को सॉल्व करें। थैंक यू।